जब भी प्राचीन व्यापारिक मार्गों का उल्लेख होता है तो उसमें सिल्क रोड का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि चीन को यूरोप के साथ कनेक्ट करता था, व्यापार और सांस्कृतिक आवागमन का एक माध्यम बनता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन और भारत के बीच भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था? जी हाँ, बिल्कुल एक व्यापारिक मार्ग था जिसे हम टी हॉर्स रोड के नाम से जानते हैं। और आज हमारी चर्चा इसी टी हॉर्स रोड के ऊपर केंद्रित होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। दरअसल ये टी हॉर्स रोड 2000 किलोमीटर लंबा एक मार्ग था जो तिब्बत के माध्यम से भारत को चीन के साथ कनेक्ट करता था। अब न केवल चाय और घोड़ों का व्यापार इस मार्ग के माध्यम से होता था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्ध धर्म के प्रसार का भी ये रास्ता एक प्रमुख माध्यम बना। तो आज आज की इस चर्चा में हम इसके बारे में समझेंगे और क्यों यह हाल ही में चर्चा में आया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चीन से भारत प्राचीन टी हॉर्स रोड के विषय में चर्चा आज हमारी होगी। बात करेंगे चर्चा के बिंदुओं की। तो सबसे पहले खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है इसको समझेंगे। क्या है टी हॉर्स रोड, किन वस्तुओं का होता था व्यापार इसके माध्यम से, साथ साथ सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव क्या था, इसके अलावा आधुनिक युग में इसकी कंडीशन क्या है उसको भी समझेंगे, वर्तमान इसकी स्थिति क्या है उसको भी समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। इसका जो भौगोलिक महत्व है वो इसको प्रश्न पत्र 2 से भी संबद्ध करता है। तो बात करेंगे सबसे पहले खबर चर्चा में ये क्यों आई है। तो चर्चा में इसलिए आई है कि जो चीनी राजदूत हैं भारत में, जिनका नाम है शू फेई होंग, तो इन्होंने 23 फरवरी को एक्स पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में इन्होंने इस रास्ते के बारे में, टी हॉर्स रोड के बारे में, उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा की, जिसकी वजह से ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया है अपनी ऐतिहासिक भूमिका पर चीनी राजदूत द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद। अब ये मार्ग सदियों तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता था। तो हम इस मार्ग की हिस्ट्री क्या रही है उस हिस्ट्री को भी समझेंगे, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है उसको भी समझेंगे, आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है टी हॉर्स रोड। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है टी हॉर्स, इसमें दो शब्द आ रहे हैं। टी का मतलब होता है चाय और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो हो सकता है कि आपको टी हॉर्स को चाय और घोड़ा रोड के विषय में भी आपसे पूछ ले। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मतलब है कि इन दोनों ही चीजों का इस रास्ते से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। वो क्या कनेक्शन है इसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर ये एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जहां पर मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो चाय और घोड़े, इनके व्यापार के एक सेंटर के रूप में ये रास्ता डेवलप हुआ था। अब कैसे हुआ था इसको हम समझेंगे। देखिए, हालांकि यह सिल्क रोड जितना प्रसिद्ध तो नहीं था, लेकिन इसको सिल्क रोड का जुड़वा बिछड़ा भाई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां देखिए, तिब्बत के माध्यम से चीन को यह भारत के साथ कनेक्ट करता था। मतलब चीन से ये रास्ता चलता था, उसके बाद तिब्बत होते हुए भारत से ये कनेक्ट होता था, बीच में आपका नेपाल और साथ साथ बांग्लादेश भी वर्तमान में अगर बात करें तो ये सभी कनेक्ट होते हैं। अब व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, रास्ते केवल व्यापार के लिए ही उपयोगी नहीं होते हैं, बल्कि इन रास्तों के माध्यम से जो आवागमन होता है, उस आवागमन के माध्यम से एक जगह की संस्कृति दूसरे जगह की संस्कृति के साथ भी कनेक्ट होती है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। इसके अलावा आप देखें, टी हॉर्स रोड ये कोई एक सिंगल मार्ग नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये रास्तों का जाल था। लेकिन इस रास्ते में जो मुख्य रास्ता था, उस रास्ते के साथ कई रास्ते कनेक्ट होते थे। तो ये जो मुख्य रास्ता था वो बेसिकली हम कह सकते हैं टी और हॉर्स के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो कई रास्तों का विस्तृत नेटवर्क था, यह कथन भी आप ध्यान रखेंगे। और मुख्य मार्ग इसका दक्षिण पश्चिमी चीन से शुरू होता था और भारतीय उपमहाद्वीप तक आता था। इसको मैप में देखेंगे आप तो स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। अब देखिए, इसमें चीन का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, जो कि यूनान प्रांत के नाम से जाना जाता है, ये जगह आपको दिख रही है लिजियांग, यहां से ये शुरू हो रहा है। इसमें यहां पर दाली भी है, दाली के बाद लिजियांग से दाली पहुंचते हैं और यहां से होते हुए ये चीन के विभिन्न हिस्सों से होते हुए तिब्बत की राजधानी लासा तक होते हुए फिर ये प्रवेश करता है यहां से आपका नेपाल के साथ, फिर भारत में प्रवेश करता है, बांग्लादेश में भी प्रवेश करते हुए फिर भारत के ही कोलकाता तक ये मार्ग था। इसके अलावा चूंकि मैंने बताया आपको कि ये कुछ रास्तों का जाल था, तो यहां से भी आपको रास्ते मिलते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ छोटे मोटे रास्ते इसमें, विभिन्न मार्ग इसमें कनेक्ट होते थे। मुख्य रूप से ये मार्ग, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है तो दक्षिण में आप देखेंगे चीन का जो लिजियांग जो ये आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, ये जो कि यूनान प्रांत में इसकी स्थिति है। अब ये बेसिकली कहां तक कनेक्ट हो रहा है तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक ये पहुंच रहा है
और ये रास्ता काफी दुर्गम था, काफी खतरनाक था, क्योंकि उस समय आज की तरह से तकनीकी उन्नत नहीं थी, तो ऐसे दुर्गम रास्तों का ही प्रयोग किया जाता था। तकरीबन 10,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये रास्ता पहुंचता था। तो आप सोच सकते हैं कि ऊंचाई परिस्थिति रास्ता था। थोड़ा सा इसके उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इस मार्ग की जो शुरुआत है वो चीन में जो तांग राजवंश था 618 से 907 ईस्वी के शासनकाल में, वहीं से इसकी शुरुआत को माना जाता है। बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था ये जिंग, जिनका कार्यकाल है 635 से 713 ईस्वी। इन्होंने इस मार्ग पर यह बताया कि चीनी अर्थात चीन की जो चीनी है, शुगर है, वहां के वस्त्र हैं और चावल के नूडल्स हैं, इसका व्यापार होता था। और ये तिब्बत और भारत ये सारी चीजें भेजी जाती थी, तिब्बत भी आती थी, भारत भी आती थी। अब देखिए यहां पर ये जो ये जिंग की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में नालंदा चर्चा में था, तो नालंदा के ऊपर ये जिंग ने काफी विवरण दिया है, तो इसलिए इनका नाम आप उस लहजे से भी याद रखिएगा, उस तरीके से भी याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर जो वस्तुएं आ रही थी चीन से, वो चीन के से शुगर आ रहा था, वहां के वस्त्र आ रहे थे और चावल के नूडल्स आ रहे थे। आजकल के नूडल्स आपको अगर लगते होंगे कि ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा नहीं है। नूडल्स की हाल ही में 2015 में एक मिले साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाया गया कि जो चीन में एक जगह है लाजिया, वहां पर 4000 वर्ष पूर्व भी नूडल्स पाए गए हैं। हालांकि वो गेहूं के नूडल्स थे, और ये जो नूडल्स की बात हो रही है चावल के नूडल्स, इसी रास्ते से भारत तक पहुंचते थे। बदले में यहां से क्या जाता था? यहां से जाता था घोड़े, चमड़ा, तिब्बती सोना, केसर, औषधीय जड़ी बूटियां, ये सब भेजी जाती थी बदले में चीन में। और ये कहां भेजी जाती थी, किस रास्ते के द्वारा? तो ये इसी टी हॉर्स जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसी के द्वारा ये भेजे जाते थे। उसके बाद सोंग राजवंश की बात करें 960 से 1279 ईस्वी के आसपास, तो ये आधिकारिक दस्तावेजों में ये बात कही गई है कि आगे चल के यहां पर जो होने वाला व्यापार था मुख्य रूप से चाय और घोड़ों पर केंद्रित हो गया, जिसके कारण टी हॉर्स रोड के रूप में ये जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जो केंद्रित है व्यापार मुख्य रूप से चाय और घोड़े यहां सेंटर में आ जाते हैं। अब देखिए शुरुआत इसकी भले ही दूसरी वस्तुओं के साथ हुई है, लेकिन आगे चल के इन्हीं दोनों वस्तुओं पर ज्यादा ये केंद्रित हो गया। अब चाय और घोड़ों का व्यापार जो था, इस पर एक नजर डालें तो तिब्बती जो खानाबदोश लोग होते थे, तिब्बत में आपको पता है कि ठंडी जगह होती थी, वहां पर क्या हुआ, उनके लिए चाय से जो परिचय हुआ उनका, हुआ ये, ऐसा कहा जाता है कि चीन की एक रानी थी, उनसे विवाह होता है तिब्बत के किसी व्यक्ति का, तो दहेज में वो चाय लेकर तिब्बत पहुंचती हैं। उसके बाद तिब्बत के लोग जब चाय का सेवन करते हैं, तो चूंकि ठंडी जगह थी, उनके लिए ये एक अच्छा पेय पदार्थ लगता है, और काफी ये वहां पर धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, और उनके जीवन का अभिन्न अंग ये चाय बन जाती है। और ठंडी जलवायु में उनको गर्म रखने में चूंकि ये चाय मदद भी करती थी, इसलिए तेजी से इसका विस्तार हुआ। इसके अलावा चाय को केवल पीने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि वहां पे याक मक्खन जो होता है, उस मक्खन के साथ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता था। तो ये चाय को भोजन के रूप में भी ले रहे थे और पेय पदार्थ के रूप में भी ले रहे थे। कुल मिला के विभिन्न तरीकों से चाय का इस्तेमाल यहाँ पर पॉपुलर हुआ। साथ ही साथ चीन की सेना और परिवहन के लिए जरूरी थी घोड़े, तो घोड़े बदले में इसी मार्ग के द्वारा पहुंचते थे चीन में। क्योंकि चीन का जो मैदानी इलाका था, वहां बढ़िया घोड़े नहीं होते थे, तो तिब्बत से और जो दक्षिणी हिस्सा था यूनान, वहां से घोड़े उसके मैदानी इलाकों में पहुंचाए जाते थे। विशेष रूप से उस समय जो मंगोल आक्रमण हो रहा था, उससे रक्षा के लिए चीन को घोड़ों की आवश्यकता भी थी। तो हम कह सकते हैं कि एक इस रास्ते से जा रहा है चीन के मैदानी भागों में घोड़ा, और बदले में वहां से आ रहा है दूसरी जगहों से, चीन से आ रहा है तिब्बत और अन्य जगहों पर चाय। तो इन दो चीजों का व्यापार अधिकाधिक होने लगा, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, टी हॉर्स रोड पड़ गया। अब तिब्बत और यूनान से मजबूत तिब्बती घोड़े आयात किए जाने लगे, जो विशेष रूप से मंगोल जो हमले थे उनके खिलाफ युद्धों में सहायक भी रहे। 10वीं शताब्दी तक चीन ने अपनी सीमा पर आधिकारिक व्यापार केंद्र भी स्थापित किए, जिसमें कि चाय घोड़ा व्यापार को नियंत्रित किया जा सके। अब सोचिए, ये व्यापार इतने लार्ज स्केल पर होने लगा कि वहां पर डिफरेंट जगहों पर इस व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, चाय और घोड़े के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सेंटर्स भी बनाए गए 10वीं शताब्दी तक जाते जाते। अब सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव इसका क्या पड़ा? तो देखिए, कोई भी रास्ता जो होता है वो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है। देखिए, चाय का व्यापार और मुद्रा के रूप में इसका उपयोग, इसके अंतर्गत समझिए कि जो चाय थी, वो चाय केवल एक पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा रही थी, बल्कि उसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी हो रहा था। अब आप सोचेंगे मुद्रा के रूप में कैसे? तो देखिए, ये जो चाय थी, इस चाय को ब्रिक टी के रूप में, जैसे कि आइसक्रीम का ब्रिक आप खाते हैं, उसी तरह से इसको
कम जगह में ब्रिक जैसी संरचना में चाय को पैक किया जाता था और उसको व्यापारिक मार्गों के माध्यम से, इसी रास्ते के माध्यम से इस ब्रिक को भेजा जाता था। और वहां पर यह ब्रिक जाकर सिर्फ चाय के रूप में पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि जो मध्ययुगीन तिब्बत था वहां पे इसकी महत्ता इतनी ज्यादा थी कि ये ब्रिक चाय मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में भी उपयोग इसका किया जाता था। अब देखिए, वैदिक काल में जैसे गाय का महत्व था, अग्न्या कहा जाता था, उसके लिए युद्ध हो जाता था, विनिमय के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरह यहां पर जो चाय थी उसका ब्रिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि उसके माध्यम से उसको ले दे के लोग चीजों का आदान प्रदान, खरीदना और बेचना इस ब्रिक के माध्यम से, ब्रिक चाय करेंसी के माध्यम से करते थे। तो व्यापार तिब्बत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में इस चाय की भूमिका रही। और उस चाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण रही? तो इस टी हॉर्स रोड के कारण महत्वपूर्ण रही और इस मार्ग को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता चला गया ये व्यापार। इसके अलावा तिब्बती घोड़ों की चीन में मांग काफी ज्यादा थी। युद्ध रणनीति में इसका उपयोग किया गया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जो कि तिब्बत और यूनान क्षेत्र में मजबूत शक्तिशाली घोड़े मिलते थे और यहां से ये जो बीच का चीन का मैदानी एरिया है वहां पर भेजा गया और इन घोड़ों का व्यापक रूप से चीन के द्वारा अपनी सेना में इस्तेमाल किया गया, विशेष रूप से मंगोल आक्रमणों के खिलाफ युद्ध रणनीति में। अब चीनी शासकों ने चाय और अन्य वस्तुओं के बदले तिब्बती घोड़ों को आयात किया और चाय घोड़ा व्यापार प्रणाली इस रास्ते पर डेवलप हो गई। इसी कारण इस रास्ते को यह नाम दिया गया। इसके अलावा अगर सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसार, चीन में महायान बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ उसमें भी इस रोड की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय बौद्ध ग्रंथ और परंपरा का चीन पहुंचने में इस रोड की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कहें या संगीत कहें, इन सबके पहुंचने में भी इस रोड की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। चीन से चाय तिब्बत होते हुए भारत तक पहुंचा। चीनी वस्त्र, औषधियां ये भारत और तिब्बत में आए। व्यापारी, तीर्थयात्री, विद्वान, राजदूत इस रास्ते के माध्यम से दोनों ही जगहों पर आना जाना हुआ और तीनों क्षेत्रों के बीच हम कहें, चाहे चीन, तिब्बत या भारत की बात कर लें, तो तीनों ही क्षेत्रों के बीच में एक आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ता अगर मजबूत हुआ तो उसमें इस रोड की, इस टी हॉर्स रोड की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये इसका महत्व था सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर। अब आधुनिक युग में टी हॉर्स रोड की क्या कंडीशन है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, 1912 में चिंग राजवंश था, उसका पतन हो गया और उसके बाद यह महत्वपूर्ण फिर भी यह रास्ता बना रहा। लेकिन यूनान के पहाड़ी क्षेत्रों में नई तकनीकी और वस्तुओं को लाने में ये 1912 तक मदद करता रहा रास्ता। वैश्विक व्यापार में चीन की बढ़ती भागीदारी के कारण यूनान की चाय जब धीरे धीरे काफी विकसित होने लगी तो इस रास्ते का महत्व भी बढ़ता गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध आप देखेंगे, उस दौरान इस मार्ग का उपयोग जापानी नियंत्रण से बचने के लिए भी किया गया। तो आप देखिए, रणनीतिक रूप से भी इस रास्ते का इस्तेमाल होता है द्वितीय विश्व युद्ध तक। आगे अगर आप बढ़े तो 1949 में आप देखेंगे चीन में पीपुल्स रिपब्लिकन की जब स्थापना हुई, उसके बाद इस मार्ग का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस मार्ग का महत्व कब से कम होना शुरू हुआ? तो 1949 के बाद से माओ जेडांग की जो भूमि सुधार नीति थी उसके कारण हाथ से चाय ले जाने वाले मजदूरों की संख्या घट गई और हाल के वर्षों में आप देखेंगे तो फिर से पर्यटन के रूप में इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लीजियांग है, ये वाला जो बिंदु है, इसकी अगर बात करें तो 1997 में 1997 में इस जगह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि यूनेस्को ने लीजियांग को सिचुआन, यूनान और तिब्बत के बीच में व्यापार के एक महत्वपूर्ण वितरण केंद्र के रूप में बताया है। तो ये इसकी वर्तमान स्थिति है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे पहले हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज जब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में, साथ ही साथ यहाँ पर आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रारंभ हो चुका है, इसमें एडमिशन प्रारंभ है। तो इसके लिए आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स जयपुर और करोल बाग में भी बैच प्रारंभ हो गए हैं, वहां भी एडमिशन प्रारंभ है। बात करेंगे आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न आपके लिए है, जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका जवाब देने की। टी हॉर्स रोड के माध्यम से तिब्बत से चीन को किस वस्तु की आपूर्ति की जाती थी? तिब्बत से चीन को पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। चाय, घोड़े, नमक या लोहे के हथियार? तो इसका जवाब देना ना भूलें। और मुख्य परीक्षा के लिए आपके अभ्यास के लिहाज से एक प्रश्न हम आपके लिए यहां पर रखते हैं। टी हॉर्स मार्ग के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की व्याख्या करते हुए यह बताएं कि कैसे विभिन्न समुदायों के बीच संपर्क का यह माध्यम बना। उम्मीद है आप इन दोनों ही प्रश्नों से लाभान्वित होंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।